Hi and welcome all of you to the part 2 of our revision video series. Yes dear viewers, yes dear students, हमारा part 1 हम successfully complete कर चुके थे जहां पर हमने आपके CS Executive Curriculum में कंपनी लॉ के पेपर का पार्ट बी जो पूरे 40 मार्क्स पर बेस्ड है आपके एग्जाम में का एक बहुत मेजर बंच ऑफ सेक्शंस, एक मेजर चैप्टर जनरल मीटिंग्स पूरा कंप्लीट कर लिया। सेक्शन 96 से लेकर के 122 तक के सेक्शंस जो कि कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में दिए थे वो हम सब ने पढ़ करके फिनिश करे एंड आई एम होपिंग कि आपने अभी तक अपना सेल्फ रिवीजन भी उस चीज का बहुत अच्छे से कर लिया होगा। तो अब आज के वीडियो सीरीज से हम शुरू कर रहे हैं आपके इसी पार्ट 4 का आपके इसी पार्ट बी का 40 मार्क्स का वो इम्पोर्टेंट पोर्शन, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां पर हम डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टर्स हैपेंस टू बी बिट मोर ट्रिकी एज अगेंस्ट जनरल मीटिंग क्योंकि यहाँ पर मोटा मोटा 3 फुल चैप्टर्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 विज़-वी चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 हमें पढ़ने होते हैं और 149 से लेकर के तो मोटा मोटा करीबन 204, 205 तक के सेक्शन कंपनी एक्ट के इसमें आ जाते हैं जहां पर डायरेक्टर्स और की मैनेजरल पर्सनल्स के अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल, रेम्यूनरेशन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं। तो चलिए हमारे आज के इस पहले वीडियो से शुरुआत करते हैं जहां पर हम हमारा पहला ही चैप्टर उठाएंगे, पहला ही पार्ट उठाएंगे कंपनीज एक्ट 2013 में जो चैप्टर नंबर 11 है, दैट इज अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनीज। सेक्शन 149 से लेके 172 तक का बंच है इस पूरे चैप्टर में। हम इसे आज से पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ सेक्शंस आज पढ़ लेंगे, कुछ सेक्शंस हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे सो दैट हम भागे भी नहीं, दौड़ा भागी भी ना करें, आराम से भी चीजें कर लें और समय पर कर लें ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो एंड जस्ट सो दैट जिस इंटेंशन से, जिस उद्देश्य से हम ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं वो भी पूरा हो सके। एंड व्हाट्स दैट? यू बेटर नो इट, राइट? द इंटेंशन, द रीजन बिहाइंड इज जस्ट सो दैट कि आप अपने इस पार्ट बी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें जिसमें प्रैक्टिकल केस स्टडीज ही आना है कि आपसे ये 40 मार्क्स कोई भी ना छीन सके। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, सेक्शंस दिमाग में होंगे तो अपने आप उसके स्टडी को जो कि एग्जाम में पूछी जाएगी कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। और व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स? रिविजन एंड रिपीटेड रिविजन। बाय नाउ आप लोग अपने लेवल पर भी ये चीजें कर चुके होंगे। Just so that I can aid you with that, I am here in front of you ताकि हम इन चीजों को एक फाइनल टचअप दे सके। तो चलिए आज के सेशन से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली चीज जो हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे वो है यही आपका चैप्टर नंबर 11 जिसमें सेक्शन 149 से 172 कवर अप है। शुरुआत करें तो देखें कि सामने स्क्रीन पर कुछ बेसिक डेफिनेशंस आ रही हैं। यस डेफिनेटली जब हम ये चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें डेफिनेशंस तो पता होनी चाहिए और जो 2 मेजर डेफिनेशन डायरेक्टर्स से संबंधित हमारे एक्ट में है वो है डायरेक्टर और बोर्ड की डेफिनेशन। अब जहां तक बात है डायरेक्टर की तो कंपनी एक्ट में ना ये जो 2 सेक्शन में डेफिनेशन कवर करी गई है दैट्स सेक्शन 2 के क्लॉज 10 में बोर्ड की है और सेक्शन 2 के क्लॉज 34 में डायरेक्टर की है। इन दोनों डेफिनेशंस को बड़े सिंपल येट वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैनर में कंपनी एक्ट में दिया गया क्योंकि बोर्ड की डेफिनेशन देते समय हमें एक्ट कहता है बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। चलो इतना तो समझ आता है, बोर्ड मींस अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। बट देन व्हेन वी गो टू मूव टू द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स तो वो डेफिनेशन कहती है डायरेक्टर्स आर दोज हु आर अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। अरे ये कैसा खेल है भाई? डायरेक्टर्स के लिए बोलते हैं दोज अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड और बोर्ड के लिए कहते हैं द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स। सो इट गेट्स बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट हाँ, हम जानते हैं बहुत अच्छे से क्योंकि हम सब ये चीजें एक बार पढ़ चुके हैं। Yes, it's a very important disclaimer that I would like to repeat once again as a part of this video series. हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि आप अपना एक बार का पढ़ाई पूरा कर चुके हैं and that's why we have
named this video series as the revision video series. हम सिर्फ चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट आप एक बार पढ़ चुके हैं, जस्ट सो दैट चीजें पक्की हो जाए, इसीलिए हम ये कर रहे हैं. तो अपना पेन, पेपर, पेंसिल और जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो अपने पास तैयार रखिए. नोट्स आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं आपके सामने स्क्रीन पर हूं ये चीजें समझाने के लिए. आप जिन भी मटेरियल्स को रेफर करे हैं अभी तक, आप चाहें तो उन्हें भी सामने रख सकते हैं, जस्ट सो दैट इट विल हेल्प यू टू गेन मोर क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस. ओके, मूविंग बैक. डेफिनेशंस ने एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया. बोर्ड की परिभाषा ने क्लॉज 10 में बोला वो जो कि डायरेक्टर्स होते हैं, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और डायरेक्टर्स मतलब वो जो बोर्ड में अपॉइंट होते हैं. So with this, we went over to a very general explanation as to the term directors, and we found that क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट में ही पढ़ लेते हैं, पर क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसीलिए इसमें डिसीजन मेकिंग के जो अधिकार हैं वो मेंबर्स और डायरेक्टर्स इन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. राइट डियर स्टूडेंट्स? ठीक, अब मेंबर्स वो होते हैं जो कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं. They may not be a part of the day-to-day management of the company. और डायरेक्टर्स वो होते हैं जो ये day-to-day management संभालते हैं. So it is this group of people, it is this bunch of people who are assigned the task of managing the entire company, and that's why we call them as the directors in the company. Clear हो रहा है इतना? समझ पा रहे हैं सभी लोग ये? ठीक. अब अगर इनकी लीगल पोजीशन की हम बात करते हैं, वो लोग जो आपकी डे टू डे अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं, डायरेक्टर्स जो आपके डे टू डे अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं, यदि हम इनकी लीगल पोजीशन की बात करें तो इनकी लीगल पोजीशन कंपनी के साथ हमेशा फिड्यूशरी होती है, एंड दे आर इन अ रिलेशनशिप दैट इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ एजेंसी एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. Yes, they share the relationship of principal and agent with the company, and that's why their relationship with the company is governed as per the Indian Contract Act. They are the agents of the company. They are the agents of the company. और इनकी पोजीशन को हम इस लैंग्वेज में, इस स्टेटमेंट में भी सम अप कर सकते हैं दैट दे स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी पोजीशन विद द कंपनी. फिड्यूशरी का मतलब क्या होता है बच्चों? आपने उधर बैठे बैठे रिकॉल कर लिया और मैंने इधर बैठे बैठे उसे स्क्रीन पर आपके सामने रख दिया. फिड्यूशरी पोजीशन मीन्स अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट. भरोसा है कंपनी को इनके ऊपर, कंपनी भरोसा करती है इनके ऊपर, और इसीलिए ऐसे लोगों को यहाँ बैठाया जाता है जो उस भरोसे को तोड़े ना. हाँ, तोड़ते हैं तो पेनल्टीज हैं, पनिशमेंट्स हैं, सब कुछ अपनी जगह है. But all put together, we say that the directors are in a fiduciary relationship with the company. They share the relationship of being an agent to the company, and that's why their relationship is governed as per the Indian Contract Act 1872. Clear? Okay. चलिए बढ़िए आगे. अब कंपनी में कितने तरह के डायरेक्टर्स होते हैं? How many types of directors are there in a company? We know that there is a very basic classification, and that's of two types of directors. कंपनी में दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं. पहले वो जो एग्जीक्यूटिव है, बीइंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दे आर द वंस हु devote their whole time of the working hours to the company, and owing to this they have a significant personal interest in the company, क्योंकि इनकी सीधी इनकम कंपनी से जुड़ी है. सैलरीड बेसिस पर काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं जो पूरा दिन कंपनी में काम करते हैं, जिनके आने का जाने का कंपनी में समय शायद निश्चित ना हो, एंड दे हैव टू डेडिकेट their 100% towards the working of the company, क्योंकि इनकी सैलरी, इनका रेम्यूनरेशन, इनकी इनकम कंपनी के फायदे से जुड़ी है, कंपनी के प्रॉफिट से जुड़ी है. तो जो फायदा हुआ, जो इनकी प्लानिंग्स और पॉलिसीज से कंपनी को बेनिफिट मिला, तो इनको रेम्यूनरेशन मिलेगा, और जो नहीं हुआ तो इनको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा. So these are the executive ones, those who devote their full time. On the other hand, we have those who are the non-executive ones, and therefore they are not the ones who devote their full time to the company. They are those apart from the whole time directors or the managing director. The whole time और managing director वो होते हैं जो अपना पूरा समय कंपनी को देते हैं, and they have the substantial powers to manage the company. But the non-executive ones do not have that. Okay? चलिए
ये हुआ एक बेसिक क्लासिफिकेशन। अब बारी आती है मेन सेक्शन। ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, कौन है डायरेक्टर, क्या उनका पोजीशन है और कितने टाइप के हैं। अब आते हैं सेक्शन। यहां से शुरू होते हैं सेक्शन, और सबसे पहला सेक्शन चैप्टर नंबर 11 में जो हम पढ़ते हैं वो है सेक्शन नंबर 149। और सेक्शन 149 बात करता है अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन 149 कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन पर बेस्ड है। छोटे बारीक लेकिन उतने ही आसान पॉइंट्स इसमें हैं आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट सेक्शन 149 का कहता है कि हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ इंडिविजुअल होते हैं। यस, एंड वी नो दिस फैक्ट। हम जानते हैं मेंबर्स तो आर्टिफिशियल एंटिटी भी हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी जैसी आर्टिफिशियल एंटिटी के पास लीगल राइट्स होते हैं, तो वो शेयर खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, मेंबर बन सकती है दूसरी कंपनी की। डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट को संभालते हैं। And being the ones who take care of the day-to-day management of the company, we cannot place any artificial person on the board of the company. एक आर्टिफिशियल एंटिटी दूसरी आर्टिफिशियल एंटिटी को चलाएगा कैसे? एक आर्टिफिशियल एंटिटी दूसरी आर्टिफिशियल एंटिटी को पैसा दे सकता है, बट उसके अफेयर्स को मैनेज नहीं कर सकता। एंड फॉर दिस वेरी रीजन वी हैव दिस पॉइंट कि हर कंपनी में, कैसी भी कंपनी हो भाई, पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड, किसी की होल्डिंग, किसी की सब्सिडरी, एसोसिएट, स्मॉल, कैसी भी कंपनी हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं। ओके, और कितने होते हैं ये? तो इसके लिए एक मिनिमम नंबर का पॉइंट है, एक मैक्सिमम नंबर का पॉइंट है। मिनिमम का क्राइटेरिया कितना होता है? तो भाई वो 3 2 1 का होता है, 1 2 3 का होता है। नहीं, मैं माधुरी दीक्षित जी के गाने 1 2 3 की बात नहीं कर रही हूं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं, वो वाला कंसेप्ट है। मैक्सिमम कितने? 15 डायरेक्टर तक आपकी कंपनी में हो सकते हैं। यदि आप चाहें तो 15 से ज्यादा का भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। आपको सिर्फ एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है जनरल मीटिंग में, और आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। बट बच्चों, प्रैक्टिकल लाइफ में दीज थिंग्स रेयरली डू हैपन, क्योंकि 15 से ज्यादा डायरेक्टर मिलके अगर कंपनी चलाएंगे तो ऐसी कंपनी को चलाने में ही बहुत दिक्कत आएगी भाई। 1 2 3 4 5 6 दिमाग को एक साथ चलाना आसान है, 15 16 17 18 20 लोगों के दिमाग को एक ही डायरेक्शन में ले जाना, तब तो फिर हमें श्री कृष्ण जैसा कोई सारथी चाहिए। श्री कृष्ण जैसा, जो कि अर्जुन के सारथी बन करके महाभारत के युद्ध में ना सिर्फ उनका रथ खींच रहे थे, अपितु बल्कि उन्हें दूसरे सभी योद्धाओं की ताकत और कमजोरियों का भी ज्ञान देते जा रहे थे, जीवन यापन का ज्ञान दे रहे थे, समझा रहे थे कलयुग में जीवन कैसे जिया जाता है। जानते हैं ना हम उस ग्रंथ के बारे में जो इसी ज्ञान पर आधारित है, वो किताब जिसे हम भागवत गीता कहते हैं। तो वैसे किसी सारथी की जरूरत पड़ेगी हमें। और जानते हैं सारथी कंपनी में होता कौन है? In case you remember any of those earlier sessions of mine, I've always told you the one who is the center point, वो सारथी कंपनी सेक्रेटरी होता है। बिल्कुल आपको जान के ये बड़ी खुशी होगी, और आप चाहे तो अपना कॉलर खुशी से ऊंचा कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर बार ये सोच के ऐसा करती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक कंपनी सेक्रेटरी के पास यही अधिकार होते हैं और यही पावर होता है। पावर सबके पास होता है, बस उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। हर कोई श्री कृष्ण नहीं बन सकता, बट उनके दिए हुए ज्ञान को अपना करके हम उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे आगे तो बढ़ सकते हैं ना, बढ़ सकते हैं ना। और जानते हैं ना, उन्होंने इसी ज्ञान की पूरी अपनी सीरीज में एक बात और कही थी, कर्म करे जाओ फल की इच्छा मत करो। अच्छा, कलयुग का मानव बड़ा काला हो चुका है। हम कलयुग को कलयुग कहते क्यों है भाई? बड़ा काला है ना यहाँ पर सब कुछ, इसीलिए ये कलयुग है। तो कलयुग का मानव तो ये कहता है कि मैडम फल की इच्छा पहले होती है, कर्म बाद में करते हैं, या कर्म करेंगे तब जब फल मिलेगा या नहीं ये पता हो। पर एक बार ये अपना कर देखिए, अपना फर्ज, अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभाइए, फल की इच्छा किए बगैर आप 200% फल प्राप्त करेंगे। और जो पहले ही सोच लेंगे कि फल मिलना है कि नहीं मिलना है, तो पता है क्या होगा?
जो पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन, पूरी ईमानदारी सिर्फ कर्म करने पे देनी थी, वो बट जाएगी और कुछ ध्यान या शायद आधा ध्यान सिर्फ फल की इच्छा में भटका रहेगा। तो जब ध्यान भटका रहेगा तो कर्म 100% कैसे होगा? और जो कर्म 100% नहीं होगा, परिणाम 100% कैसे होगा मेरे बच्चों? समझ रहे हैं क्या? कलयुग, काला युग, कर्म की इच्छा, फल की इच्छा नहीं करना, कर्म पहले करना है। तो अभी फिलहाल का कर्म आपका क्या है? अभी फिलहाल आपका कर्म क्या कहता है? ये पढ़िए, ये याद रखिए, क्योंकि परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास करनी है। ठीक है, 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। हालांकि जरूरत नहीं पड़ती, रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत रेयर केसेस में हम देखते हैं 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स हो, बट इन केस यू वांट टू, यू कैन ऑलवेज हैव। और इसमें भी हमारी सेक्शन 8 की कंपनीज जो हैं, इनको रिलैक्सेशन मिला है। सेक्शन 8 की जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज में ये रिलैक्सेशन है। विदाउट पासिंग सच रेजोल्यूशन यू कैन ऑलवेज हैव मोर देन 15 डायरेक्टर्स। दैट गॉट दैट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट जो आपके सामने आ रहा है वो है रूल नंबर 3 का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ प्रोविजो के तौर पे दिया है। Rule 3 of the Companies Appointment and Qualification of Directors Rules 2014। पूरा नाम याद रखना है, और यदि याद ना आए एग्जाम में तो एज पर द रेलेवेंट रूल या एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल या एज पर द प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन लिखिएगा, गलत मत लिखिएगा। राम के सर के नीचे रावण का धड़ या रावण की धड़ पर राम का सर नहीं लगाया जा सकता, अनर्थ हो जाएगा। आप भी ये अनर्थ ना करिएगा। अगर पूरा नाम, सही सेक्शन नंबर, रूल नंबर याद है तो लिखिए, और नहीं है तो प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन लिखिए, प्रिस्क्राइब्ड रूल लिखिए। ठीक है, रूल नंबर 3 में बताया गया है, एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया गया है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स के रूल नंबर 3 में, और वो आधारित है वुमेन डायरेक्टर पर। Women director, yes, there are a lot of provisions relating to empowerment of women nowadays. There are a lot of things being said and done relating to women empowerment nowadays. But if I can give my honest opinions, though you might not be looking for it, though you might not be wanting to hear it, but I want to tell you that if in case you want to know my opinions regarding women empowerment, then my dear people, we don't need empowerment, we are already empowered. We just need to realize that we have that power. हमें वो पावर है, सिर्फ हमें उसकी अनुभूति करना है। मानते रहेंगे कि एम्पावरमेंट की जरूरत है तो उस पर ही डिपेंडेंट हो जाएंगे। और जो मान लेंगे कि सब कुछ मेरे अंदर है, मेरा ईश्वर मेरे अंदर है, और बस वो जहां चला रहा है, जैसे चला रहा है, सब बढ़िया चला रहा है, जिस दिन ये मान लेंगे उस दिन जो होगा सब बढ़िया होगा, उसके आगे जो होगा बेहतरीन होगा। वुमेन एम्पावरमेंट। मूव बैक, रूल 3, सर्टेन प्रिस्क्राइब कंपनीज में कम से कम एक डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर होगी, और वो सर्टेन प्रिस्क्राइब कंपनीज कौन सी होती हैं तो उनका नाम आपके सामने स्क्रीन पर है। रूल नंबर 3 में कहा गया है, हर लिस्टेड कंपनी और हर ऐसी पब्लिक कंपनी जो भले ही लिस्टेड ना हो, पर यदि उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या उसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, कि बोर्ड में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होती है। हाँ, इनके अपॉइंटमेंट के बाद यदि कभी किसी कारणवश, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी समय पर यदि वुमेन डायरेक्टर की पोजीशन में कोई इंटरमिटेंट वैकेंसी होती है, इंटरमिटेंट वैकेंसी मींस ऑल ऑफ अ सडन रिजाइन कर देती है या रिमूवल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको इमीडिएट वो वैकेंसी फिलअप करनी है, बट नॉट लेटर देन द डेट ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, विच एवर इज लेटर। इमीडिएट भरना है। ड्यू डेट क्या होती है? जिस भी डेट पर वैकेंसी हो रही है वहां से 3 महीना या फिर जो भी आपकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही है, दोनों में से जो भी पहले तारीख पड़ती है वो ड्यू डेट है, वहां तक हो ही जाना चाहिए, नहीं तो पेनल्टी। ओके, क्लियर? रूल नंबर 3, वुमेन डायरेक्टर। आओ आगे बढ़ चलते हैं। इसके बाद एक और प्रोविजन है
जो कि हमें यहाँ पर दिया गया। और जो अगला प्रोविजन है सेक्शन 149 का ही, वो एक और तरह के डायरेक्टर के बारे में बात करता है और कहता है कि हर कंपनी में, और जब हम कहते हैं हर कंपनी में तो हमारा मतलब होता है हर कंपनी में, भले वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, होल्डिंग हो चाहे सब्सिडरी हो, स्मॉल हो चाहे एसोसिएट, हर कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा होगा जिसे रेसिडेंट डायरेक्टर का नाम दिया जाएगा, जो पिछले गए फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो। हर कंपनी में ये जरूरी है, रेसिडेंट डायरेक्टर। हाँ, यदि आपकी कंपनी अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है तो ये जो 182 डेज का क्राइटेरिया, इसे हम प्रपोर्शनेट कर लेंगे। भाई जैसे मानिए एक कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन डेट है 15 नवंबर। अब 15 नवंबर में यदि कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च को। अब 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ। यहां से पिछला फाइनेंशियल ईयर देखने जाएंगे तो उसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से थोड़ी शुरू हुआ था, 15 नवंबर जब वो इनकॉर्पोरेट हुई तब से शुरू हुआ था। तो यदि हमें 1 साल के लिए या 364 दिन के लिए ऐसा व्यक्ति रेसिडेंट चाहिए जो 182 डेज हो, तो जितने दिन 15 नवंबर से 31 मार्च में होते उतने दिन के लिए कितना चाहिए, ऐसी चूकी जमा लेंगे। वो मैथमेटिक्स की चूकी याद है ना कि इतने में इतना तो इतने में कितना, 10 में से 5 चाहिए तो ऐसी स्थिति में 20 में वो कितना होगा, ऐसे निकाल लेंगे, प्रपोर्शनेट कर लेंगे, और उतने डेज वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ चलो। अगला पॉइंट जो है यहाँ पर, इनफैक्ट 149 का आखिरी पॉइंट जो है यहाँ पर, वो है हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी के संबंध में। और आपसे कहता है कि हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी में, हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी की बोर्ड में कम से कम एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर ही आधारित है हमारा बस आगे आने वाला कुछ समय, कुछ मिनट के बाद आगे आने वाला डिस्कशन 149। इनफैक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही सबसे ज्यादा ट्रिकी प्रोविजन है, क्योंकि यहाँ क्वालिफिकेशन के नाम पे बहुत सारे पॉइंट। सो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज में एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड शुड बी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हालांकि इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, लिस्टेड कंपनीज के केस में LODR के अंतर्गत, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस के अंतर्गत, के रेगुलेशन 17 के अंतर्गत कुछ एडिशनल पॉइंट्स थे, एंड दैट्स व्हाई आई हैव पुट अप दैट हेडिंग, additional requirements under regulation 17 of SEBI LODR on composition of the board of a listed entity। रेगुलेशन 17 नो खतरा, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है रेगुलेशन 17 में, और वो पॉइंट आपसे कहता है कि हर लिस्टेड कंपनी की बोर्ड में एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऑप्टिमम यानी उचित, सही, ठीक है। हर लिस्टेड कंपनी की बोर्ड में एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर हो। वो हमने पढ़ा भी अभी, रूल 3 में दिया था, हर लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर, और साथ में नॉट लेस देन 50% ऑफ द बोर्ड शैल बी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब ये 50% वाला क्राइटेरिया या LODR कह रहा है, अभी ठीक इसी पेज पर जो ऊपर पढ़े थे ये कंपनी एक्ट में, ठीक है। जब कंपनी एक्ट और LODR कहीं कॉन्ट्रोडिक्ट करेंगे तो LODR प्रिवेल करेगा, क्यों? क्योंकि वो लिस्टेड कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली होता है। कंपनी एक्ट में प्रावधान सभी कंपनीज के लिए बनाए जाते हैं, कुछ स्पेशल प्रावधान स्पेशल नेचर की कंपनीज के लिए होते हैं, बट LODR हर लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल, तो प्रिवेल LODR करता है। ओके, सो अब LODR में क्या पॉइंट है, यदि कंपनी, कौन सा पॉइंट बोल रही हूं मैं आपसे, ये जो आपके सामने दिख रहा है, पॉइंट नंबर B पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। यदि लिस्टेड कंपनी का चेयरपर्सन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अब आप जानते हो नॉन एग्जीक्यूटिव कौन है, एग्जीक्यूटिव कौन होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपकी 1/3 बोर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट होगी। चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3, और अगर एग्जीक्यूटिव है, सैलरी बेस्ड है, तो आधी बोर्ड, 50% ऑफ द बोर्ड जो है वो हमको यहाँ पर कैसी चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। हाँ, यदि आपका चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है पर
यदि वो कंपनी का प्रमोटर है या प्रमोटर से रिलेटेड है, या फिर वो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ठीक एक लेवल नीचे की कोई डेजिग्नेशन ऑक्यूपाई कर रहा है, डायरेक्टर्स से ठीक एक नीचे की कोई डेजिग्नेशन, जैसे कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, या मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है, तो यदि आपका चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है पर वो या तो प्रमोटर है या वो प्रमोटर से रिलेटेड है, या फिर उसके पास ऐसी कोई भी पोजीशन और है जिसमें कि वो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ठीक एक लेवल नीचे की कोई डेजिग्नेशन रखता है, तो फिर आपकी हाफ ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होगी भैया। क्लियर? क्लियर? एग्जीक्यूटिव हाफ, नॉन एग्जीक्यूटिव 1/3, non-executive but promoter or related to promoter or occupying one designation below the board, half. What? तो समझे क्या? कुछ और पॉइंट यहाँ पर दिए गए हमको, कुछ और पॉइंट है आपके सामने। वो पॉइंट क्या कहते हैं आपसे, देखो 1 अप्रैल 2020 तक, जो कि हो चुका है, 1 अप्रैल 2020 तक टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज ऑन द स्टॉक मार्केट बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन की बोर्ड में कम से कम 6 डायरेक्टर्स होंगे, नॉट लेस देन 6 डायरेक्टर्स। ठीक है, एक एडिशनल रिक्वायरमेंट जो कि 1 अप्रैल 2022 तक टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज को कंप्लाई करना है, और वो रिक्वायरमेंट क्या है? पहला, चेयरपर्सन ऐसी कंपनीज का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही होगा, बस। अब अगर वो अभी एग्जीक्यूटिव है भी तो इंश्योर करिए बाय अप्रैल 122 if you are one among those 500 top listed entities based on your market capitalization, your chairman has to be non-executive director, also not related to the MD or the CEO as per the definition of relative जो कंपनी एक्ट में हमको दी गई है। तो समझ गए क्या इतना? चलो, ये हो गए डायरेक्टर से संबंधित आपके प्रावधान पूरे, और अभी बारी आती है किसकी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। यस, नाउ इट्स अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और ये आपके अपॉइंटमेंट के थोड़े ट्रिकी प्रोविजंस है, क्योंकि यहाँ 149 सेक्शन के सबसेक्शन 4, फिर 6 से लेकर 13 तक के प्रावधान इंक्लूडिंग सेक्शन 150 कवर होता है। तो थोड़ा अपना दिमाग, थोड़ा अपना ध्यान, थोड़ा अपनी नजरें और थोड़ा अपने कान खोल करके बैठिएगा और ध्यान से इसे सुनते जाइएगा। केस यू वांट टू टेक अप द नोट्स, यू हैव द ऑप्शन। जैसा जैसा मैं बोलती जा रही हूँ आप नोट्स भी टेक अप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, चलो आओ। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपका सबसे पहला प्रोविजन है, और अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के संबंध में सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 दैट इज टू बी रेड विथ रूल नंबर 4 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स स्टेट्स दैट सर्टेन प्रिस्क्राइब टाइप ऑफ कंपनीज में इतने इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। याद रखना आसान है, सेक्शन 149 का सबसेक्शन 4 और रूल भी 4, तो 4 और आसानी से हम इसे याद रख पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? रूल 3 काय का था? अभी देखो, जब भी याद रखने की एक बहुत सिंपल टेक्निक है, जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ रहे हो या रूल नंबर पढ़ रहे हो, और यदि आपको पता है कि आप उससे पहले का सेक्शन या रूल पढ़ चुके हो, तो इमीडिएटली उसको रिकॉल कर लो। जैसे रूल 4 पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले रूल 3 पढ़े थे, आपको ध्यान है, इमीडिएट रिकॉल कर लो। हाँ, रूल 3 में वुमेन डायरेक्टर आया था, रूल 4 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। रूल 5 जब पढ़ोगे तो फिर 4 और 3 को रिकॉल कर लेना, तो इससे क्या होगा, आपको वो चीज बार बार बोलने में आएगी और याद करने में आसानी हो जाएगी। वेरी सिंपल टेक्निक टू रिमेंबर बट अ वेरी इफेक्टिव वन। चलो, क्या कहता है सबसेक्शन 4 और रूल 4 इन रिलेशन टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इट इज देयर फॉर यू ऑन द स्क्रीन। हर लिस्टेड एंटिटी की बोर्ड में 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होंगे। ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, एज फार एज अदर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज आर कंसर्न, कम से कम 2 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होंगे, पर तभी जब आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर आपका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और या फिर आपके आउटस्टैंडिंग लोन्स या डिबेंचर्स या डिपॉजिट्स
50 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आपकी बोर्ड में कम से कम 2 कौन होंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके अलावा कंपनीज को, इन कैटेगरी के अलावा आने वाली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये तो हुआ अपॉइंटमेंट। कुछ और पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। ये जो पॉइंट है एक वैसा ही है जैसा वुमेन डायरेक्टर में पढ़ा था। कोई भी इंटरमिटेंट वैकेंसी अगर होती है, यानी कि किसी कारणवश इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेजिग्नेशन या पोजीशन खाली होती है, तो इमीडिएटली उसे बोर्ड फिलअप करता है। टाइम ड्यूरेशन, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन क्या है? जो भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आ रही है या 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द वैकेंसी बीइंग कॉज्ड, व्हिचएवर इज लेटर। सेम वही जो वुमेन डायरेक्टर के केस में भी आता है। ठीक है। हाँ, कुछ ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है जो भले ऊपर दिए गए क्राइटेरिया पूरा कर रही हो, यानी वो 10-100-50 वाला, उनको जरूरत नहीं है अपनी बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की, और ये कंपनीज हैं ये जॉइंट वेंचर्स, wholly owned subsidiaries or dormant companies under section 455 of the Companies Act. Even if you are fulfilling the criteria of 10-150, 10-150 क्या भाई? ये 10-150, paid up share capital of 10 crore or more, turnover of 100 crore or more, or outstanding loans, debentures or deposits of 50 crore or more. If you are a joint venture, wholly owned subsidiary or a dormant company under section 455, not required to appoint the independent director. समझ गए भाई लोग? क्लियर हुआ क्या इतना? अब इससे पहले कि इसके क्वालिफिकेशंस पर जाएं, एक छोटे सेक्शन का मेंशन यही आ रहा है, सेक्शन 150, कि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेकर के कहां से आएंगे, क्योंकि इसके क्वालिफिकेशन में बहुत सारे पॉइंट हैं। पिक्यूनरी मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं होना, वैसा भी नहीं होना, आज भी नहीं होना, कल भी नहीं होना। तो भाई ऐसा बंदा लाएंगे कहां से? कहां से लाएंगे ऐसा पर्सन जिसमें इतनी सारी क्वालिफिकेशंस हो और ढेर सारी डिस्क्वालिफिकेशन ना हो? So as to ease this task and so as to help the companies, there is a data bank that is being generated where from you can select the name or select any person for the post of independent director. और वही section 150 कहता है manner of selection of independent directors and maintenance of data bank. जब भी किसी कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का रिक्वायरमेंट लगता है, तो वो ऐसे डेटाबेस को एक्सेस कर सकती है जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज और एसोसिएशंस के द्वारा डेवलप करा गया है, जिसमें ICSI भी है, और आप वहां से उस लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो जिसमें वो सब लोग अपना नाम अपडेट कराते हैं जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है और जो बनना चाहते हैं या इच्छुक है। उन सब का पूरा नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल सब यहाँ पर अपडेटेड होता है। यू कैन कॉन्टैक्ट देम, यू कैन कॉल देम फॉर इंटरव्यूज, यू कैन अरेंज फॉर इंटरव्यूज, और अगर दोनों के एंड पर चीजें सही रहती है तो फिर ऐसी स्थिति में उस पर्सन का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। हाल फिलहाल में इनिशियली बोर्ड उसे अपॉइंट करता है, बट द फाइनल अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 152, सेक्शन 152 सबसेक्शन 2 स्पेसिफिक। तो समझ गए क्या इतना? सेक्शन 150 क्लियर हुआ? चलो आओ आगे। अब आ रहा है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, और वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का क्वालिफिकेशन क्या होता है। सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 6 में हमें ये दिया जाता है, और सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 6 हमसे ये क्लियरली कहता है कि किसी भी कंपनी के संबंध में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो पर्सन होता है जो कि अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी होगा। मतलब ये चीज हमने एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन में भी पढ़ी थी। नॉन एग्जीक्यूटिव इज द वन हु इज अदर देन होल टाइम एंड मैनेजिंग। तो यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट ऐसा ही एक पर्सन होता है जो होल टाइम या मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होता है। समझ रहे हो ना इतना? अब उसकी क्वालिफिकेशन बोल लो या डिस्क्वालिफिकेशन बोल लो। पहला पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो हमसे कहता है कि एक ऐसा पर्सन होना चाहिए हु इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शुड हैव इंटीग्रिटी एंड possesses relevant industrial experience and expertise. इंटीग्रिटी, moral soundness,
टीम वर्क, ये सब चीजें आप में होना जरूरी है। और जिस भी क्षेत्र में कंपनी काम कर रही है, जिसके आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाह रहे हो ना, या जिसे वो बनाना चाह रही है, वो कंपनी जिस भी क्षेत्र में काम कर रही है, जिस भी सेक्टर इंडस्ट्री को बिलोंग कर रही है, उस सेक्टर या इंडस्ट्री का आपके पास रेलेवेंट नॉलेज एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये एक पॉइंट होता है। फिर दूसरा पॉइंट हमसे कहता है कि यू शैल बी अ पर्सन हु इज नॉट अ प्रमोटर। आप प्रमोटर नहीं हो, ना आप प्रमोटर से रिलेटेड हो, या आप डायरेक्टर से भी रिलेटेड ना हो, ना तो कंपनी के प्रमोटर हो, ना प्रमोटर से रिलेटेड हो, ना डायरेक्टर हो, ना उसकी होल्डिंग के, ना उसकी सब्सिडरी के, ना उसके एसोसिएट, इन सबसे भी जुड़े हुए नहीं होना। यू शुड नॉट बी अ प्रमोटर और अ रिलेटिव टू अ प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। ये होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, HAS, हस, हर जगह आ जाएगा, हस, हस, हसीए, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी, हर जगह पर आ जाएगा ये, यहाँ पे नीचे हर जगह है ये। ठीक है, सो यू शुड नॉट बी अ प्रमोटर और related to promoter or a director of the company in which you are proposed to be appointed or of its holding subsidiary or associate. Okay, आइए तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट आपसे कहता है कि the person should not have or had, has or had, ना प्रेजेंट टेंस में ना पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस मतलब कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, पास्ट टेंस का एक क्राइटेरिया है, पास्ट टेंस के लिए क्राइटेरिया दिया गया है, और वो जो क्राइटेरिया है वो देखिए ये यहाँ पर आता है, टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, और हैज के लिए हम करंट बोलते हैं। ठीक है, सो द पर्सन शुड नॉट हैज और हैड एनी सॉर्ट ऑफ अ पेक्यूनियरी रिलेशनशिप अदर देन द रेम्यूनरेशन दैट ही ड्रू और एनी अमाउंट दैट ही गॉट as a result of a transaction that he entered into with the company, जिसका amount should not exceed 10% of the total income। कभी भविष्य में इसे सरकार बढ़ाती है तो उतना, हाल फिलहाल 10% of the total income, again with the company or its hus। ठीक है, the person should not have or at any time in the past had any sort of a pecuniary relationship with the company other than remuneration, जो उसे मिला हो किसी कैपेसिटी में, या फिर क्या कोई ट्रांजैक्शन उसने कंपनी के साथ करा और उससे उसे कुछ पैसा मिला हो, विच शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, उस व्यक्ति की टोटल इनकम जिसको प्रपोज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। और ये कहां से नहीं मिला होना चाहिए, कहां से पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, फिर वही कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडी और एसोसिएट, इंक्लूडिंग प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स। ठीक है, not in the current year, not in the preceding 2 financial years, immediate preceding 2, उससे पहले रहा हो तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। के समझ गए इतना, चलो आगे आ जाओ। चौथा पॉइंट जो है वो कहता है none of whose relatives has any of these following relationships, जिसके रिलेटिव्स के संबंध में भी हमको ये चीजें इंश्योर करना पड़ेगा। क्या क्या चीजें इंश्योर करना पड़ेगा, जिसे प्रपोज कर रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसका कोई भी रिलेटिव should not hold any security or interest in the company or its hus in the immediately preceding 2 financial years or even in the current financial year. The person that is being proposed for the post of independent director, उसका कोई भी relative should not hold any security or interest in the company or its hus in the current financial year or in the immediately preceding 2 financial years. हालांकि यहाँ पर एक प्रोविजो है और वो परमिशन देता है कि रिलेटिव कैन होल्ड अ सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी बट नॉट एक्सीडिंग ₹50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सच कंपनी, जिसमें उसे प्रपोज कर रहे हैं, उसकी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट का। मतलब इतना तक है तो ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी या इंटरेस्ट। इतना तक है तो ठीक है, ये नॉट एक्सीडिंग 50 लाख और 2% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन, 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सच कंपनी। ठीक है, 2% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। चल आगे, ऐसे किसी पर्सन का रिलेटिव शुड आल्सो नॉट बी इंडेप्टेड टू द कंपनी और इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी और एसोसिएट और टू इट्स प्रमोटर्स और टू इट्स डायरेक्टर्स इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट दैट इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 5, और वो रूल 5 में प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट जो है वो ये 50 लाख है। प्रपोज कर रहे हैं उसका कोई भी रिलेटिव कंपनी के प्रति लायबल ना हो कुछ पैसा देने के लिए, should not be indebted to the company's holding subsidiary or associate or their promoters or director।
इन एक्सेस ऑफ 50 लाख तक है, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ 50 लाख नहीं होना चाहिए। और 50 लाख कहाँ दिया गया? रूल नंबर 5 में दिया, ना तो करंट ईयर में और ना ही इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में, ये हर जगह है, ठीक है। सिमिलरली उसका कोई भी रिलेटिव ऐसा ना हो जिसने कोई गारंटी दी है या सिक्योरिटी दी है इन रिलेशन टू द इनडेप्थनेस ऑफ सम अनदर पर्सन, कोई तीसरे भी है। मानिए श्याम नाम है, श्याम ने कंपनी से लोन लिया है, श्याम पैसा लौटा देगा, इसकी गारंटी राम दे रहे हैं, और राम लखन के भैया हैं। अब लखन भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि लखन राम के भाई हैं और राम ने श्याम के लिए एक गारंटी दे रखी है। None of whose relative has given a guarantee or provided a security in relation to a indebtedness of any third person towards the company, its holding subsidiary, associate or its promoters or director in excess of the amount prescribed, और वो अमाउंट 50 लाख की, रूल 5 का। यानी 50 लाख तक की गारंटी सिक्योरिटी है, चल जाएगा। 50 लाख से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, भले फिर ये करंट ईयर में हो या इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में हो। समझे क्या? क्लियर हो गया इतना? आखिरी पॉइंट, किसी भी दूसरे तरह का पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन या रिलेशनशिप विथ द कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर और द टोटल इनकम नहीं होना चाहिए, भले ये सिंगली हो या इन कॉम्बिनेशन हो, कैसे भी हो, सिंगली हो या इन कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये रिलेटिव से रिलेटेड पॉइंट है। अभी आखिरी वजनदार पॉइंट और बचा है। पहले दो में हमने आप ही के ऊपर क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन बताई, क्या थी भैया? पहले दो में हमारी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, पहला ओपिनियन ऑफ द बोर्ड थी, दूसरा हमने ये बोला यू शुड नॉट बी प्रमोटर और रिलेटेड टू प्रमोटर और द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और इट्स हस। फिर उसके बाद हमने आपके पिक्यूनरी रिलेशनशिप्स पे रोक लगाई, फिर हमने आपके रिलेटिव्स के पिक्यूनरी रिलेशनशिप पे रोक लगाई। अब जो हमारा 5वां पॉइंट आ रहा है, इस 5वें पॉइंट में हमने आपके और रिलेटिव दोनों के कंबाइंड चीजों पर लिमिटेशन लगाई। दैट्स व्हाई पॉइंट नंबर 5 स्टेट्स ही मस्ट नॉट ईदर डायरेक्टली और थ्रू एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स। क्या लिमिटेशन है? कि भाई आपने की मैनेजरल पर्सनल या किसी भी कैटेगरी के एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन कंपनी या उसके हस में नहीं होल्ड करी हो, और अब इस बार ये 3 फाइनेंशियल ईयर्स का लिमिटेशन है, नीदर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर और इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। आप उस कंपनी में ना तो किसी भी कैटेगरी के एम्प्लॉय हो, ना की एमपी हो, और ना उसकी सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट में हो, ठीक है। जिस कंपनी में प्रपोज करें उसके होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट में भी नहीं हो और उसमें भी नहीं, ठीक है, ठीक है, ना तो आप ना आपके रिलेटिव। फिर दूसरा पॉइंट, इज और हैज बीन एन एम्प्लॉय ऑफ प्रोप्राइटर। ये चीज भी ध्यान रखिए कि ना तो आप हो ना आप रहे हो, एम्प्लॉय या प्रोप्राइटर या पार्टनर, एम्प्लॉय या प्रोप्राइटर या पार्टनर। पिछले गए 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, वही पॉइंट है फिर पिछले गए 3 फाइनेंशियल ईयर में, और कहा एम्प्लॉय या प्रोप्राइटर या पार्टनर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। कहां पर? पहला, फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज में या कॉस्ट अकाउंटेंट्स में। फॉर्म ऑफ ऑडिटर्स है, कंपनी सेक्रेटरीज है या ऑडिटर्स है, कंपनी के या उसकी होल्डिंग के या उसकी सब्सिडरी के एसोसिएट के। ना तो आप एम्प्लॉय हो ऐसी किसी फर्म में, ना तो आप प्रोप्राइटर हो, ना आप पार्टनर हो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। किसी लीगल कंसल्टेंसी फर्म में भी आप एम्प्लॉय पार्टनर नहीं हो या प्रोप्राइटर नहीं हो जिसका की कंपनी के साथ, उसकी होल्डिंग या सब्सिडरी के साथ कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है जिसकी की वैल्यू 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ दैट फर्म, फर्म का ग्रॉस टर्नओवर ये 10% से ज्यादा ना, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? फिर इसी का एक और पॉइंट है आगे, वो हमसे ये कहता है कि यू शुड नॉट हैव हेल्ड टुगेदर विद द रिलेटिव 2% or more of the total voting power of the company. Should not have held 2% or more of the total voting power of the company. Otherwise फिर disqualified हो। इसके साथ साथ ना आप ना रिलेटिव, ना आप ना रिलेटिव सीईओ हो या डायरेक्टर हो या ऐसी किसी भी डेजिग्नेशन पर हो किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के
जिसे उसकी टोटल इनकम का 25% कंपनी से मिल रहा है। इनकम यानी जो भी वो अपने नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए पैसा इकट्ठा करती है, वो रिसीट्स का 25% उसे कंपनी से मिल रहा हो, ठीक है, या फिर उसके प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स से मिल रहा हो, या उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट से मिल रहा हो, या फिर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट होल्ड्स 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। अगर ऐसा है तो आप डिस्क्वालिफाइड है, नहीं है तो आप क्वालिफाइड। और इन सब के अलावा इतने बड़े पॉइंट, इतने सारे बड़े बड़े पॉइंट के बाद भी हमने ये कह दिया जिसमें रूल नंबर 5 के अंतर्गत दी गई वो बाकी सारी क्वालिफिकेशन हो। और रूल नंबर 5 हमसे कहता है कि वो बाकी सारी क्वालिफिकेशंस यहाँ सामने इटैलिक्स में ब्लैक कलर में बोल्ड करी हुई आपके लिए है। Appropriate skills, experience and knowledge in one or more fields of finance, law, management, account, administration, marketing, other disciplines that are related to company's business. But that तगड़ा वजनदार केस स्टडीज बनने वाला सेक्शन समझ गए? इतना क्लियर हो गया? चलो अब बढ़ चलते हैं आगे। और अब बचे हुए, अब तो बहुत छोटे छोटे से प्रोविजन आए। वो कहते हैं ना कि हाथी निकल गया बस पूंछ बच गई, तो बस ये समझ लो कि अब सिर्फ पूंछ बच गई है, हाथी हमारा निकल चुका है। छोटे छोटे से प्रोविजन बचे, जैसे कि सबसेक्शन 7 में डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को उसकी इंडिपेंडेंस का एक डिक्लेरेशन देना होता है। इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन मतलब यही जो ऊपर पॉइंट थे कि मेरे में ऐसा कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है जो सबसेक्शन 6, और ये डिक्लेरेशन उसे देना पड़ता है 3 बारी में। ये 3 बार आपके सामने है। सबसे पहली बोर्ड मीटिंग में जो वो अटेंड कर रहा है आफ्टर बिकमिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फिर हर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग में, और यदि कभी उसके इंडिपेंडेंस में किसी तरह का कोई भी चेंज आता है, कोई सर्कमस्टांस बदलता है, तो जैसे ही वो बदलता है उसके बाद इमीडिएट उसे वो देना डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ स्केड्यूल 4 में कुछ एडिशनल पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि कंपनी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कंप्लाई करने पड़ते हैं। स्केड्यूल 4 इज बेस्ड ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट एंड द वे द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शुड वर्क एंड फंक्शन इन द कंपनी। बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं हमें कि कैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कार्य करेंगे। फॉर यू आई हैव गिवन यू जस्ट अ बेसिक मीनिंग कि ये वो पूरा कोड टू गाइड प्रोफेशनल कॉन्डक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, जो इनके लिए ना सिर्फ कोड ऑफ कॉन्डक्ट बताता है, बट कोड ऑफ कॉन्डक्ट के साथ साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की क्या क्या ड्यूटीज हो सकती है, उन्हें क्या परफॉर्म करना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इनकी मीटिंग्स के बारे में समझो। और कहता है कि जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एटलीस्ट 1 मीटिंग इन अ फाइनेंशियल ईयर ऐसी करना है जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और कोई भी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना, और उस मीटिंग में सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आने का प्रयास करें। ओके, ठीक है। तो ये स्केड्यूल 4 में हमें दिया गया है। फिर नीचे बढ़ते हैं और सबसेक्शन 9 पर आते हैं रेम्यूनरेशन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को पैसा तो देंगे भाई, पहले के किसी तरह के मॉनिटरी रेम्यूनरेशन ना हो, लिमिटेशन है बहुत सारे सबसेक्शन से। जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेंगे तो जाहिर सी बात है रेम्यूनरेशन तो मिलेगा, और वो रेम्यूनरेशन जो है वो कंपनी सिटिंग फी के नाम पे दे सकती है, जो सेक्शन 197 सबसेक्शन 5 में आता है, सिटिंग फी कहते हैं हम उसे। या फिर वो बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके जो खर्चे हैं रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के नाम पे दे सकती है। कैसे खर्चे बोर्ड मीटिंग में आने के? टू एंड फ्रो आने जाने का खर्चा, किसी दूसरी सिटी से आ रहा है डायरेक्टर मानिए तो ट्रैवल का खर्चा, स्टे का खर्चा, फूड अकोमोडेशन, ये सब दे सकते हो चाहो तो, सिटिंग फी ना देते हुए। सिटिंग फी के अलावा भी ये दे सकते हो चाहो तो। इनफैक्ट यदि शेयर होल्डर्स अग्री करते हैं जनरल मीटिंग में, तो फिर ऐसी स्थिति में आप कंपनी के प्रॉफिट्स पर बेस्ड कमीशन का प्रतिशत भी बांध सकते हो और वो भी दे सकते हो। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन स्टॉक ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को नॉर्मल एम्प्लॉइज को जैसे ईसॉप्स दिए जाते हैं वो नहीं मिल सकते। इतना सबसेक्शन 9 क्लियर हुआ। चलो आगे देखो, टर्म ऑफ ऑफिस, इंटरेस्टिंग और छोटा सा सेक्शन। सबसेक्शन 10 जो कि ये कहता है कि 152 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स की एक टर्म के लिए होता है। टर्म मानते हैं उसको, टर्म 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, आप कितने के भी रखो, हम अप टू बोलते हैं 5। अब आपने 4 साल रखा तो भी उसको एक टर्म मान लेंगे, 3 साल रखा तो भी एक टर्म मान लेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि अप टू 5 ईयर की एक टर्म, और अगर एलिजिबल हो और किसी तरह की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगती है तो
तो अनदर 5 ईयर की एक और टर्म के लिए अपॉइंट हो सकते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए जनरल मीटिंग में। ठीक है, पहली बार जब अपॉइंट हो गए तो बोर्ड रेजोल्यूशन से हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद जनरल मीटिंग में कंफर्मेशन होगा। बट एक टर्म जब खत्म होती है उसके बाद अनदर 5 ईयर की एक और टर्म हो सकती है। अब आप अनदर 5 पूरे रखो या 3 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 4 रखो, बट उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा जनरल मीटिंग। क्लियर हुआ? 2 टर्म ऑफ अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स खत्म होने के बाद जब तक 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं हो जाता, इसको हम कूलिंग पीरियड कहते हैं। जैसे कोई भी मशीन लंबा चल जाए तो उसके बाद उसको कूलिंग ऑफ में डालना पड़ता है, राइट? ठंडा करना पड़ता है ना। कितनी बार देखो ना, बड़ी बड़ी बसेस या ट्रक्स या लॉरीज जो चलती है, जहां उनका इंजन रहता है, वो वाला जो ढक्कन रहता है, ड्राइवर्स उसे खोल देते हैं मोस्टली गर्मी के मौसम में, कि जब इंजन कंटिन्यूएशन में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो फ्रिक्शन पैदा होता है ना, और उसी से गर्मी होती है, राइट? वो हमने इजाद करा था ना कि व्हेन वी रब आवर हैंड्स लाइक दिस, तो ऑटोमेटिकली फिजिक्स में पढ़ा है ना, हमारे पाम्स गर्म हो जाते हैं बिकॉज इट जनरेट्स फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन रिजल्ट्स इनटू हीट। फिजिक्स, बेसिक्स, लाइफ, ये थोड़ी भूल सकते हैं हम। भले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं पढ़े अपन इतना डिटेल में, बट ये सब तो बेसिक्स है ना। तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पर भी है कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर आपकी हो गई तो अब अनदर 5 ईयर की एक और टर्म पे अपॉइंटमेंट हो सकता है। आप विलिंग हो, डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, सब कुछ बढ़िया चकाचक है, तो अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ठीक है, पर ध्यान ये रखना है कि बीच में कम से कम 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड जाएगा। जब तक 3 years of seizing the person to be the director खत्म नहीं होता, आप रीअपॉइंट नहीं, 3 साल के बाद हो जाओ। ठीक है, समझे? सब सेक्शन 12 जो आपके सामने है वो आपसे कहता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपनी में सिर्फ उन्हीं एक्ट्स के लिए लायबल होते हैं, कमीशन ओमिशन के जो भी एक्ट्स हो सिर्फ उन्हीं के लिए लायबल होते हैं जो कि उनके नॉलेज में थे, उन्हें पता है, उनके सामने हुए और उनकी कंसेंट से, उनकी अप्रूवल, कॉन्विंस दैट अप्रूवल या कंसेंट से हुए हैं, या फिर आप जान रहे थे कि कुछ हुआ, गलत हुआ, बट यू डिड नॉट एक्टेड डिलिजेंटली। गलत करना बुरा है, बट गलत को होता हुआ देखना भी बुरा है, उसे रोकना जरूरी है। हमें वैसा नहीं करना कि गलत हो रहा तो अपनी आंखें बंद कर ली। बुरा नहीं देखना से बुराई खत्म थोड़ी होती है, उसको रोकना पड़ता है ना। तो वो चीज यहाँ पर भी है सब सेक्शन 12 में कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उसे वो एक्ट्स के लिए लायबल होते हैं जो कि उन्होंने जानबूझ के करें या उनकी कंसेंट से हुए, उन्हें पता है, उनके नॉलेज में। यानी अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई सूट या लिटिगेशन फाइल होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन्वॉल्व होता है, और अगर आप ये प्रूव कर पाते हो जुडिशियल अथॉरिटी को कि यू वर नॉट इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस, तो आप बच जाओगे। अन्यथा भले आपने उस पर कंसेंट ना दिया हो या जानबूझ करके ना करा हो, वो चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, यू हैव टू प्रूव दैट यू डिड नॉट कंसेंट, यू हैव टू शो। मीटिंग में मैंने ना बोला, वो देखो मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक कर लो, इससे तो करते वीडियो रिकॉर्डिंग। मिनट्स में देखो मेरा वो स्टेटमेंट क्लियरली लिखा हुआ है दैट आई एम नॉट कंसेंटिंग टू दिस एक्ट, तब बचोगे, अदरवाइज नहीं बचोगे। Okay? Last provision for the day, and that is retirement by rotation of the independent directors. And all of us know कि independent directors का retirement नहीं होता है. They are not subject to the provisions of section 152 subsection 6 that talks about liability of the directors to retire by rotation. And आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। आपका अभी तो बहुत सारा सेशन बचा है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वाले सेक्शंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे, बट एज इफ नाउ आपका 149 और 150 ये 2 सेक्शन का बंच बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। You know you need to revise this in a proper manner before I can meet you in the next part of this video series. तो रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। पढ़ के हम बुद्धिमान बन जाएंगे, ये बात तो तय है, और परीक्षा भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी। एज इफ नाउ, thanks to all of you for listening. I'll be back with the next part in the video very soon with all of you. Namaste.